नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। और जब हम राजस्थान के भू आकृति प्रदेश या राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो भौगोलिक संरचना के अनुसार राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। जो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, जिसे हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार के संदर्भ में जानते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हाड़ौती के पठार में हम बात करेंगे हाड़ौती के पठार की विशेषताएं। जब हम हाड़ौती के पठार की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो हम वहां की चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं, वहां की मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, वहां की जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके साथ वहां की नदियां हैं, वनस्पति हैं, वहां पर कृषि है, पशु संपदा है, जितनी भी भौगोलिक और आर्थिक सामाजिक विशेषताएं उस भौतिक प्रदेश की, उन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और उसी श्रृंखला में हम बात करेंगे हाड़ौती के पठार की विशेषताएं कि हाड़ौती के पठार की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। हाड़ौती के पठार की विशेषताएं। और जब हम हाड़ौती के पठार की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, हम पढ़ते हैं कि हाड़ौती के पठार में क्रिटेशियस कालीन बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें बॉक्साइट और बलुआ पत्थर के भंडार हैं। और हाड़ौती का पठार जो कि ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा के जमाव से हुआ है, तो जब लावा के विखंडन से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम काली मिट्टी, मध्यम काली मृदा या वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वर्टिसॉल कहते हैं। तो हाड़ौती के पठार में वर्टिसॉल मिट्टी पाई जाती है। जब हम जलवायु की बात करते हैं तो मौसम विभाग के अनुसार हाड़ौती का पठार या हाड़ौती के पठार के अधिकांश भाग में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जब हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अध्ययन करते हैं तो हाड़ौती के पठार के अधिकांश भाग में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जब हम थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बात करते हैं तो यहां पर CA-W प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जब हम त्रिवार्थों के अनुसार अध्ययन करते हैं तो AW प्रकार की पाई जाती है। लेकिन हाड़ौती के पठार में जो 4 जिले हैं उसमें से जब हम बूंदी की बात करते हैं तो बूंदी जो है कोपेन के अनुसार AW जलवायु का भाग नहीं है। थॉर्नवेट के अनुसार CA-W जलवायु का भाग नहीं है और त्रिवार्थों के अनुसार AW का भाग नहीं है। तो वहां से क्या प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा हाड़ौती के पठार की और क्या विशेषताएं हैं उन पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, हाड़ौती के पठार में जलवायु के बाद में जो विशेषता पूछी जाती है वह पूछी जाती है नदियों को लेके। तो देखिए, राजस्थान में हाड़ौती का पठार कोष्टक में
कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। अब यहां समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जब हम बात करते हैं हाड़ौती के पठार की, तो हाड़ौती के पठार में पूरा कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ आते हैं, इसीलिए हम कोटा संभाग भी पढ़ते हैं, हाड़ौती के पठार को भी पढ़ते हैं। और जब हम भौतिक प्रदेश के अनुसार बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां किस भौतिक प्रदेश में है? हाड़ौती के पठार में। लेकिन कई बार यह संभागों के दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो कोटा संभाग। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कहां हैं? हाड़ौती के पठार में। और क्यों हैं? क्योंकि हाड़ौती के पठार की जो नदी है, मुख्य नदी, वह चंबल नदी है। और जो चंबल नदी तंत्र है वह राजस्थान में सर्वाधिक नदी तंत्र है, यह सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो यह ध्यान रखना क्यों है, इसका कारण है वह है कि हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी चंबल नदी है। तो हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी। और चंबल नदी तंत्र जो है वह राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। चंबल नदी तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। सबसे बड़ा नदी तंत्र का मतलब है सर्वाधिक जो नदियां हैं वह राजस्थान में चंबल नदी तंत्र में आती है। और चंबल नदी तंत्र बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित है, इसीलिए हमें कई बार यह भी पूछा जाता है जब हम राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र तो आंतरिक प्रवाह तंत्र है। लेकिन राजस्थान का में सबसे बड़ा नदी तंत्र जब पूछा जाता है तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र या चंबल नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। अब जब चंबल नदी जो है यह राजस्थान में दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, इसीलिए इसका ढाल यानी कि हाड़ौती के पठार का ढाल क्या है? दक्षिण से उत्तर है, यह भी ध्यान रखना। चंबल नदी हाड़ौती के पठार में दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इस कारण हाड़ौती के पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर है। तो यह ध्यान रखना, जब भी हमें किसी भी भौतिक प्रदेश के ढाल को पूछा जाता है तो उस भौतिक प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है, जिस दिशा में मुख्य नदी प्रवाहित होगी उसी दिशा में हाड़ो जो है उस भौतिक प्रदेश का ढाल होगा। तो जब हम हाड़ौती के पठार की बात करते हैं तो हाड़ौती के पठार का ढाल किस दिशा में होगा? दक्षिण से उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी चंबल नदी है, जो हाड़ौती के पठार में
दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि हाड़ौती के पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर है। तो इस प्रकार से हमें हाड़ौती के पठार की नदियों की विशेषता को लेकर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी कौन सी है, या हाड़ौती के पठार का ढाल किस दिशा में। अब जब यहां पर नदियां ज्यादा है तो नदियों के द्वारा मृदा का अपरदन भी ज्यादा होगा, जिसे हम कहते हैं जलीय अपरदन। तो अब ध्यान रखना, राजस्थान में जलीय अपरदन की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हाड़ौती का पठार है। यहां ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में जलीय अपरदन की समस्या सबसे ज्यादा कहां है, या जलीय अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो वह कौन सा है, हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती का पठार जलीय अपरदन की समस्या से क्यों प्रभावित है, इसका कारण है कि हाड़ौती के पठार में सबसे ज्यादा नदियां हैं और नदियों के द्वारा जो अपरदन होता है उसे हम जलीय अपरदन कहते हैं। जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रकार का अपरदन होता है, यह ध्यान रखना। राजस्थान में मुख्यतः 3 प्रकार से मृदा अपरदन होता है। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। कौन कौन सा है, सबसे पहला है ए, वायु द्वारा अपरदन। और वायु द्वारा जो अपरदन है सबसे ज्यादा कहां होता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में होता है। और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, जैसलमेर में। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन होता है वह कौन सा होता है, वायु द्वारा मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है। यह ध्यान रखना, राजस्थान में मृदा का अपरदन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। हालांकि मृदा अपरदन के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। और क्यों होता है, इसका कारण है क्योंकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और वहां पे सबसे ज्यादा अपरदन किससे होता है, वायु द्वारा होता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन कौन सा होता है, वायु द्वारा होता है। दूसरा जो होता है वह होता है जल द्वारा अपरदन या जलीय अपरदन। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि जलीय अपरदन सबसे ज्यादा कहां होता है,
हाड़ौती के पठार में। और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो हम कौन सा कहते हैं? कोटा में जलीय अपर्दन की समस्या सबसे ज्यादा है। अब यहां ध्यान रखना, जलीय अपर्दन किसके कारण होता है? तो ये ध्यान रखना, नदी जल द्वारा, नदी जल द्वारा जो अपर्दन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलीय अपर्दन कहते हैं। सबसे ज्यादा हाड़ौती के पठार में और कोटा जिले में होता है। इसके बाद आता है तीसरा अपर्दन, और जो तीसरा है इसे कहते हैं चादरी अपर्दन। और जब हम चादरी अपर्दन की बात करते हैं तो चादरी अपर्दन सबसे ज्यादा होता है दक्षिणी अरावली में। कहां होता है? दक्षिणी अरावली में। और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो कौन सा है? सिरोही। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि चादरी अपर्दन किससे होता है? तो चादरी अपर्दन जो होता है वह वर्षा जल द्वारा। तो यहां भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्षा के जल के द्वारा जो अपर्दन होता है उसे हम चादरी अपर्दन, सीट इरोजन कहते हैं। और राजस्थान में चादरी अपर्दन से जो प्रभावित क्षेत्र है वह है दक्षिण अरावली, क्योंकि दक्षिण अरावली में ऊंचाई ज्यादा है, इसलिए वहां पर वर्षा अधिक होती है। और जब वर्षा अधिक होती है तो वर्षा जल के कारण वहां की जो मिट्टी की ऊपरी परत है, वह चादर जो होती है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, जिसे चादरी अपर्दन या सीट इरोजन कहते हैं। और राजस्थान में अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां पर है? सिरोही में है। और सबसे ज्यादा वर्षा भी कहां होती है? माउंट आबू सिरोही में होती है। इसीलिए चादरी अपर्दन सबसे ज्यादा कहां होता है? सिरोही में। सामान्यतः यह सब चीजें हम मिट्टी के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन हमें भौतिक प्रदेश के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन कौन सा होता है, कहां होता है? जल द्वारा सर्वाधिक अपर्दन कहां होता है, या फिर चादरी अपर्दन सर्वाधिक कहां होता है? भौतिक प्रदेश के संदर्भ में भी पूछ सकते हैं और हमें डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमें हाड़ौती के पठार की जब हम विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो हम नदियों का अध्ययन करते हैं, और नदियों के कारण जो अपर्दन हो रहा है उस अपर्दन के संदर्भ में भी हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाड़ौती के पठार में नदियां ज्यादा है, और जब नदियां ज्यादा है तो निश्चित रूप से वहां पर जलीय जैव विविधता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वह हाड़ौती का पठार है। तो और कौन सी विशेषताएं हैं उन पर बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार है। यह ध्यान रखना कि यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, लेकिन ध्यान रखना कई बार हम पढ़ते हैं कि जलचरों की बस्ती किसे कहा जाता है? तो जलचरों की बस्ती जयसमंद झील, जो कि वर्तमान में सलुंबर में राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, उसे हम जलचरों की बस्ती कहते हैं। लेकिन जब हमें जैव विविधता की बात आएगी और जब जलीय जैव विविधता की बात आएगी तो सबसे ज्यादा कहां में है?
हाड़ौती के पठार में। अब हाड़ौती के पठार में क्यों है, इसका कारण है क्योंकि यहां पर नदियां ज्यादा है और उन नदियों में विशेष रूप से चंबल नदी में जो है दो अभ्यारण्य बनाए गए हैं। एक तो है चंबल अभ्यारण्य और दूसरा है जवाहर सागर अभ्यारण्य, जो कि दोनों ही कोटा जिले में है। और जिसमें जो चंबल अभ्यारण्य है वह राजस्थान का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन पाई जाती है। तो यह क्यों है, इसका कारण है सबसे पहला हाड़ौती के पठार डैश कोटा में स्थित चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य घड़ियाल तथा मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास माना जाता है। एक तो इस कारण यहां पर जलीय जैव विविधता ज्यादा है। दूसरा, हाड़ौती के पठार कोटा में स्थित जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य घड़ियाल तथा मगरमच्छ की प्रजनन स्थली या प्रजनन केंद्र माना जाता है। तीसरा, राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन, जिसे सूस या शिशुमार भी कहते हैं, शिशुमार, चंबल अभयारण्य में पाए जाते। तो यह ऐसे तीन प्रमुख कारण हैं। इन कारणों के आधार पर कहा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, हाड़ौती का पठार। और यदि हम बात करें तो हाड़ौती के पठार कोटा में अबेड़ा जो है बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई है। और अबेड़ा जो बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान, अबेड़ा जैविक उद्यान जो कि कोटा में, वहां भी किसके लिए जाना जाता है, वहां जो है घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए जाना जाता। इसलिए ध्यान रखना, हमें जलीय जैव विविधता के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें तो हम एक तो कहते हैं कि हाड़ौती के पठार में मुख्य नदी जो है वह चंबल नदी है। और
चंबल नदी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है, इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र या चंबल नदी तंत्र है। लेकिन कई बार हमें प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में अंतः अदर अस्पष्ट प्रवाह क्षेत्र कहां पाया जाता है, तो ध्यान रखना राजस्थान के दक्षिण पूर्व या हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती के पठार में अंतः अधर अस्पष्ट अपवाह तंत्र पाया। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र भी पाया जाता है, उसके अलावा अंतः अदर अस्पष्ट अपवाह तंत्र पूरे राजस्थान में केवल दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, जो कि हाड़ौती के पठार का भाग है, और इसीलिए यहां से विशेष रूप से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है यहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो यह ध्यान रखना हाड़ौती के पठार में हाड़ौती के पठार में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? सवाना तुल्य वनस्पति, जैसे बांस हैं, आम हैं, सिनकोना या अर्जुन। आम है, अर्जुन वनस्पति तो यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान में सवाना तुल्य वनस्पति कहां पाई जाती है, तो राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में हम पढ़ते हैं, और दक्षिण पूर्वी में हाड़ौती का पठार आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हाड़ौती के पठार में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है कि जब हम कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो कॉपेन कहता है कि हाड़ौती के पठार का अधिकांश भाग जहां पे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और जो AW प्रकार की जलवायु है उसे ही सवाना तुल्य जलवायु की संज्ञा दी गई है, और इसी कारण कहा जाता है कि हाड़ौती के पठार के अधिकांश भाग में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि जो AW प्रकार की जलवायु है उसे ही सवाना तुल्य जलवायु कहा जाता है। और इसीलिए हमें एग्जाम में विशेष रूप से वनस्पति को लेकर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो हाड़ौती के पठार की वनस्पति को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। जिसमें लेके भौतिक प्रदेश पूछा जाएगा तो कौन सा आएगा? हाड़ौती का पठार। और क्षेत्र पूछा जाता है तो हम कहते हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। क्लियर? अब इसके बाद बात करें वनस्पति के बाद में पूछा जाता है कृषि को लेके, तो यह ध्यान रखना हाड़ौती के पठार में आर्द्र कृषि की प्रधानता है। यह जानना कि हाड़ौती के पठार में कौन सी कृषि की जाती है? आर्द्र कृषि की जाती है। और आर्द्र कृषि का मतलब क्या होता है
कि वह क्षेत्र या 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? आर्द्र कृषि कहलाती है। यह ध्यान रखना, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि आर्द्र कृषि कहलाती है। और जब हम हाड़ौती के पठार की बात करें तो हाड़ौती का पठार राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। यहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और जहां 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है वहां पर कौन सी कृषि की जाती है? आर्द्र कृषि की जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हाड़ौती के पठार में आर्द्र कृषि की प्रधानता है। और जहां आर्द्र कृषि होगी वहां पे कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो ध्यान रखना, आर्द्र कृषि में नकदी एवं व्यापारिक फसलों की क्या होती है? प्रधानता होती है, यानी कि अधिक उत्पादन किया जाता है। हाड़ौती के पठार में नकदी या व्यापारिक फसलों जैसे सोयाबीन, गन्ना, कपास, लहसुन, अश्वगंधा, संतरा, आदि फसलों का अधिक उत्पादन होता है। तो यह ध्यान रखना कि जहां पर आर्द्र कृषि होती है वहां पर कौन सी फसलों का ज्यादा उत्पादन करते हैं? तो नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं। और जब हम हाड़ौती के पठार की बात करें तो यहां पर मुख्य रूप से सोयाबीन है, गन्ना है, कपास है, लहसुन है, अश्वगंधा है, इन फसलों का भी उत्पादन होता है। तो हाड़ौती के पठार की जो प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो देखिए, हाड़ौती के पठार की जब प्रमुख फसलों की बात करें तो यहां पर मुख्य फसल में एक तो है सोयाबीन, और सोयाबीन राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है? तो वह है बारां में। दूसरी यहां की मुख्य फसल है धनिया, और धनिया सबसे ज्यादा कहां होता है? कोटा में।
तीसरी जो यहां की फसल है वह है संतरा, और सबसे ज्यादा कहां होता है? झालावाड़ में। यहां तो 3 ऐसी फसलें जो पर्टिकुलर अलग अलग स्थान। इसके अलावा यहां पे कौन सी फसलों का उत्पादन होता है? तो देखिए, लहसुन का उत्पादन भी होता है यहां से, अश्वगंधा का उत्पादन भी होता है यहां से। अश्वगंधा के अलावा यहां पर गन्ना का भी उत्पादन होता है। यहां पे कपास का भी यहां पे उत्पादन होता है। इसके अलावा यहां पर चावल का भी उत्पादन होता है। यहां पर गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो यहां पर जो है आम और अमरूद के भी बागान हैं। तो इस प्रकार से हमें हाड़ौती के पठार की प्रमुख फसलें भी पूछी जाती है। और ध्यान रखना, जब भी सोयाबीन का प्रश्न आता है तो विशेष रूप से 12 से पूछा जाता है। जब भी धनिया का प्रश्न आता है तो कोटा से पूछा जाता है। जब भी संतरा का प्रश्न आता है तो झालावाड़ से पूछा जाता है। और जब भी अश्वगंधा का प्रश्न आता है तो झालरापाटन झालावाड़ से। क्यों पूछा जाता है? इसका कारण है कि इनका उत्पादन होता है। इसीलिए जब हमें पूछा जाता है कि राजस्थान में धनिया मंडी कहां पर है, तो रामगंज मंडी कोटा, जो धनिया मंडी के रूप में जानी जाती है। संतरा के लिए भवानी मंडी झालावाड़ जानी जाती है। अश्वगंधा मंडी झालरापाटन झालावाड़ में है। और लहसुन मंडी की बात करें तो छिपा बड़ौद बारां में। और इसीलिए जब हम हाड़ौती के पठार की प्रमुख फसलें पढ़ते हैं तो यहीं से हमें यहाँ की मंडियां भी पूछी जा सकती है कि संतरा मंडी कहां पर है, धनिया मंडी कहां पर है, अश्वगंधा मंडी कहां पर है, लहसुन मंडी कहां पर है। तो जो ये मंडियां हमें पूछी जाती है, जो कि एक तरह से भंडार केंद्र होते हैं, भंडारण या संग्रहण केंद्र होते हैं, उनको लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो यहीं पर हम उनको भी नोट करते हैं कि यदि हमें धनिया मंडी पूछी जाती है तो कहां पर है? रामगंज कोटा में। यदि हमें संतरा मंडी पूछी जाती है तो कहां पर है? झालावाड़ में। अश्वगंधा मंडी पूछी जाती है तो यह है झालरापाटन। झालावाड़ में। यदि हमें लहसुन मंडी पूछी जाती है तो वह है छिपा बड़ौद बारां में। तो इस तरह से हाड़ौती के पठार में कौन सी फसलें होती हैं, कौन सी कृषि की जाती हैं और वहां पे कौन सी मंडियां हैं, यह भी हाड़ौती के पठार की विशेषताएं बताते हैं। और इसको लेके भी प्रश्न हमें पूछा गया। और राजस्थान में सबसे ज्यादा संतरा झालावाड़ में होता है। इसीलिए झालावाड़ को राजस्थान का क्या कहते हैं? नागपुर कहते हैं। यह भी ध्यान रखना। राजस्थान में संतरा सर्वाधिक झालावाड़ में
होता है। इस कारण राजस्थान का नागपुर कहलाता है। और इसलिए ध्यान रखना कि यदि आपने हाड़ौती के पठार में मंडियां पढ़ ली कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मंडियां हैं, तो मंडियों को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाड़ौती के पठार की आपने फसलें अच्छे से समझ रखी है, तो हाड़ौती के पठार में कौन सी फसलें हैं, तो यहां भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमने कहा कि यहां पर जो है कृषि कौन सी होती है? आर्द्र कृषि होती है। और यहां पर जलवायु कैसी है? तो मौसम विभाग के अनुसार अति आर्द्र जलवायु है। और इसीलिए जो राजस्थान का कृषि विभाग है, राजस्थान के कृषि विभाग के अनुसार फसल प्रारूप के रूप में जब हम राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं, तो हाड़ौती के पठार को कृषि विभाग ने राजस्थान को जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु खंड, ये सस्य जलवायु खंड 5 में शामिल किया है, जिसे आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश के रूप में जानते हैं। तो यहां भी ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कृषि विभाग द्वारा, राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेश या सस्य जलवायु खंड में विभाजित किया गया। यानी कि राजस्थान को कृषि विभाग ने कितने 10 कृषि जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। और हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का पठार आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश कृषि जलवायु खंड पांच में शामिल है, जिसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र छत्रपुर बूंदी में है। तो यह भी ध्यान रखना, कई बार हमें कृषि जलवायु प्रदेश या सस्य जलवायु खंड के बारे में पूछा जाता है कि कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? 10। और उसमें से जब हम हाड़ौती के पठार की बात करें, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों की बात करें, तो यहां कृषि जलवायु खंड 5, जिसे आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश के रूप में जानते हैं, उस कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल है। और जिसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र कहां है? बूंदी के छत्रपुर में। तो ध्यान रखना, जब हम विशेषताएं पढ़ें
तो हर एक विशेषता का विस्तार से अध्ययन करें, ताकि हमें अलग अलग टॉपिक में जब पढ़ें तो सब चीजें पहले से ही क्लियर हो कि हाड़ौती के पठार का जब प्रश्न हमें कृषि जलवायु खंड से पूछा जाएगा तो सदैव कृषि जलवायु खंड 5 से या इसके ग्राह्य परीक्षण केंद्र बूंदी से पूछा जाएगा। जब भी यहाँ की फसलें पूछी जाएगी तो हमें नगदी या फिर व्यापारिक फसलों के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा। सोयाबीन को लेके, धनिया को लेके, संतरा को लेके, अश्वगंधा को लेके, चावल, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल बूंदी में बोया जाता है। हाँ, उत्पादन हम कहते हैं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चावल का कृषित क्षेत्रफल है वह बूंदी में है, और इसीलिए जो है हमें व्यापारिक फसलों के रूप में, और चावल का बूंदी में क्यों है, इसका कारण है कि चावल जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है वहां पर होता है, और हाड़ौती के पठार में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण यहां चावल सबसे ज्यादा बूंदी जिले में बोया जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमें हाड़ौती के पठार की विशेषताएं पूछे। इसके अलावा और कौन कौन सी विशेषताएं, तो सिंपल सी है कि जब कृषि कार्य होगा तो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाएगा। तो अगला जो प्रश्न हमें हाड़ौती के पठार की विशेषताओं से पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी पशु नस्ल पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में पाई जाने वाली पशु नस्ल, कि हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी पशु नस्ल पाई जाती है। तो जब हम पशु नस्ल की बात करें तो यहां पर जो पशु नस्ल पाई जाती है उसमें एक तो मालवी नस्ल की गोवंश, मालवी नस्ल की तो क्या पाई जाती है, गाय और बैल। दूसरा है मूरा नस्ल की भैंस। यहां पर भैंस की जो नस्ल है एक तो मूरा नस्ल की भैंस और तीसरी नागपुरी नस्ल की भैंस। चौथे हैं यहां पर मालवी नस्ल के घोड़े। इसके अलावा है सोनाड़ी या चनोथर नस्ल की भेड़। जमनापरी नस्ल की बकरी, यानी कि यहां पर गायें भी पाई जाती हैं, भैंस भी पाई जाती है, घोड़े भी हैं, भेड़ भी है और बकरी भी है, जिसमें जमनापरी नस्ल बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जमनापरी नस्ल की बकरी कहां पाई जाती है या जमनापरी किसकी नस्ल है। क्लियर क्या?
अब यहां पर जब हम कहते हैं कि मालवी नस्ल की गोवंश पाई जाती है, इसलिए मालवी नस्ल का पशु प्रजनन केंद्र भी इसी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि राजस्थान में मालवी नस्ल पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहां की गई है? डग झालावाड़ में। यहां भी ध्यान रखना कि यहां पर मालवी नस्ल की गोवंश है, तो उस नस्ल के लिए पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना डग झालावाड़ में की गई है। तो इस प्रकार से हमें हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी पशु नस्ल पाई जाती है, और जब हाड़ौती के पठार में यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में जब पशु संपदा पाई जाती है, तो पशु संपदा के लिए यहां पर पशु मेलों का भी आयोजन किया जाता है। तो देखिए, हाड़ौती के पठार में आयोजित पशु मेले। हाड़ौती के पठार में आयोजित पशु मेले कि हाड़ौती के पठार में कौन कौन से पशु मेलों का आयोजन होता है। तो जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पशुपालन विभाग के द्वारा 10 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है, और उसमें से हाड़ौती के पठार में 2 पशु मेले लगते हैं। तो यह ध्यान रखना, राजस्व या आय प्राप्ति के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा राजस्थान में 10 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। यह ध्यान रखना कि राजस्थान में कितने पशु मेले आयोजित होते हैं? 10। लेकिन जब हम बात करते हैं हाड़ौती के पठार में, तो हाड़ौती के पठार में 2 पशु मेलों का आयोजन होता है। कौन कौन सा है? सबसे पहला है ए, गोमती सागर इसका आयोजन होता है झालरापाटन, झालावाड़ में। तो यह ध्यान रखना, हाड़ौती के पठार में 2 पशु मेले हैं। उसमें एक तो है गोमती सागर पशु मेला, जिसका आयोजन कहां होता है? झालरापाटन, झालावाड़। यह जो पशु मेला है, यह हाड़ौती आंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। हाड़ौती आंचल का
सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाड़ौती आंचल में 2 पशु मेले हैं, लेकिन हाड़ौती आंचल का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो गोमती सागर पशु मेला है, जिसका आयोजन कहां होता है? झालरापाटन, झालावाड़। अब यह आयोजन कब होता है? तो देखिए, वैशाख सुदी तृतीया से लगाकर ज्येष्ठ वदी पंचमी तक, ज्येष्ठ वदी पंचमी तक। अब यहां पे समझने की बात है, यह वैशाख माह में शुरू होता है और ज्येष्ठ माह तक चलता है। वैशाख सुदी का मतलब है वैशाख शुक्ला तृतीया से शुरू होता है और ज्येष्ठ कृष्णा पंचमी तक चलता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका आयोजन वैशाख माह में होता है। इसीलिए ध्यान रखना, जब एक माह पूछा जाए कि गोमती सागर पशु मेला का आयोजन होता है किस माह में होता है, तो एक माह पूछा जाएगा तो वैशाख, और जब 2 माह पूछे जाएंगे तो वैशाख से ज्येष्ठ तक यह चलता है। क्लियर? इसके बाद दूसरा जो आता है वह है चंद्रभागा पशु मेला। दूसरा है चंद्रभागा और इसका आयोजन भी कहां होता है? इसका आयोजन भी झालरापाटन, झालावाड़ में होता है। अब यह कब से कब तक होता है? तो यह ध्यान रखना, यह जो मेला है यह कार्तिक शुक्ला एकादशी से शुरू होता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी से लगाकर कब तक चलता है? मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी तक। मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी तक यह चलता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें एक माह पूछा जाता है तो इसका आयोजन कार्तिक माह में होता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी से शुरू होता है और मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी तक चलता है। और यह जो है मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध पशु मेला है, यह भी ध्यान रखना। मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हमें हाड़ौती के पठार में कौन सी पशु संपदा पाई जाती है, कौन सी पशु नस्लें पाई जाती हैं और कौन कौन से जो है पशु मेलों का आयोजन होता है। तो इस प्रकार से हमें हाड़ौती के पठार की विशेषताओं में नदी को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, जल अपर्दन की समस्या को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, जल जैव विविधता को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमें वहां पर कौन सी कृषि की जाती है, कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, किस जलवायु कृषि जलवायु खंड में आता है, वहां पे कौन कौन सी पशु नस्लें पाई जाती है और वहां पर कौन से पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से हमें हाड़ौती के पठार के हर एक पॉइंट की विशेषताओं को आधार बनाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जितने भी प्रश्न हाड़ौती के पठार से पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। इसके अलावा अन्य जो विशेषताएं जैसे जनजातियों को लेके हैं, पर्यटन को लेके हैं, वन्य जीव संरक्षण को लेके हैं या फिर अन्य कोई भी विशेषताएं हैं तो उनके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।